Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी सारे बच्चे केवल मैथ के हैं ना? बायो का तो कोई नहीं है ना इसमें? बायो का तो कोई नहीं है ना? सारे मैथ के हो ना? टाइप करना, देखो सामने तो हो नहीं तो ऐसे नहीं बोल सकते, तो टाइप ही करना, ठीक है। बट टाइप जरूर करते रहना जब भी मैं कुछ पूछूं। सारे मैथ वाले हो, ओके, अच्छी बात है। कितने हो गए हैं? तो मैं काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, काफी। वन मिनट। स्क्रीन विजिबल है एंड आवाज क्लियरली आ रही है। स्क्रीन विजिबल है ना? आपको एक ब्लैक कलर का स्क्रीन दिख रहा होगा। क्या स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है अच्छे से सभी को? यस, चलिए, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज अपना पहला क्लास आपके प्रिपरेशन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम, पूरा नाम सचिन गुप्ता है। आपने कल लिखा होगा मैं शेड्यूल में, है ना? मेरा नाम क्या है? सचिन गुप्ता है। मैंने जो अपना कॉलेज किया है वो आपका MNIT इलाहाबाद से किया है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने किया है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अब इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, अभी नाम जो चेंज हो गया उसका क्या नाम है? प्रयागराज नाम है, ठीक है। अब देखिए, अभी तो हम सामने है नहीं, तो ऐसे ही हम लोग जब तक कोरोना की ऐसी सिचुएशन है, हमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। हम जितना ट्राई करेंगे इस तरीके से अच्छे से पढ़ने की, इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। भाई पहले बता दे रहा हूँ आपको, एक पहली चीज, या तो आप ये मान लो, बुरी खबर मान लो या अच्छी खबर मान लो आप लोगों के लिए, कि 10th और 11th 12th की जो पढ़ाई होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। पहली चीज तो अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है कि आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और साथ के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे 10th तक आप क्या करते थे कि एग्जाम से पहले पढ़ लिए, है ना? ऐसा होता था ना कि अगर आपने मान लो साल भर नहीं भी पढ़ा और एग्जाम के पहले पढ़ लोगे तभी भी आपके मार्क्स आते थे, है ना? इस बार तो आपने 10th का एग्जाम दिया ही नहीं, कितनी अच्छी बात है, एकदम मस्त, है ना? तो ये चीज अच्छी थी कि चलिए नहीं दिया, अच्छी बात है बहुत। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर मान लीजिए आप अभी अब जब पढ़ाई करेंगे ना, तो पहली चीज आपको क्या करनी है पढ़ाई के नाम पे, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो डेली आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं करना है कि कोई भी दिन छोड़ना है। अगर मान लीजिए मैं मान लो अगर मैं आज पढ़ाता हूँ, ठीक है, आज तो हम नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, आज तो केवल इंट्रोडक्शन टाइप का करेंगे, है ना? तो मैं मान लीजिए आपको डेली अगर पढ़ा रहा हूँ तो उस चीज को डेली आपको रिवाइज करना रहेगा। एंड डेली आप लोग को क्या करना रहेगा बच्चों? आपको होमवर्क करना रहेगा। जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा डेली करिएगा। कभी भी आप ऐसा मत करिएगा कि आपने क्या किया, होमवर्क को छोड़ दिया। क्या होता है कि अभी पहले पहले तो ये रहता था ना, आपका आवाज वगैरह सबको क्लियर आ रही है ना? एक बार आवाज वगैरह सभी को क्लियर आ रही है? वीडियो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना? जरूर करना बच्चों, बाकी लोग, है ना?
टाइप करते रहोगे तो मुझे पता रहेगा कि हाँ आप क्लास में हो अच्छे से। ठीक है, चलिए देखो, नो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, सही सही पढ़ेंगे ना उसको। नाम तुम्हारा क्या, मेरे नाम में कंफ्यूजन है मेरे को, सही हुआ ना नाम? क्या दिक्कत है बच्चे, एक बार आप बताइएगा, दिक्कत क्या है आपको, क्या आ रही है, मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्लियर है ना? दिक्कत क्या है, एक बार आप दिक्कत बताइएगा। ऑडियो इश्यूज, एक काम करिए बच्चे, आप दोबारा ज्वाइन करिए, एक बार इसको लीव करिए एंड दोबारा ज्वाइन करिए। देखिए वहां पे आता है लीव का, लीव करने के बाद लेक्चर को दोबारा ज्वाइन करो, लीव करने के बाद दोबारा ज्वाइन। किसी का अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है ना तो इसको एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करना, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आने दीजिए, है ना। तो डिस्कस कर रहे थे, करते हैं डिस्कस आराम से। एंड बारामती का कौन कौन है? आधे कुछ लोग तो बाहर के भी होंगे ना। बारामती का कौन कौन है, एग्जैक्ट बारामती का? आप हो, और ओके तन्वी आप हो, ओके काफी लोग हो, चलिए अच्छी बात है। हाँ भाई, तो अगर मैं कभी दिख जाऊं तो हाय वाय कर देना, है ना। रुक, अगर मैं दिख जाऊं कहीं बाहर आप लोगों को, तो मिलके आप हाय कर सकते हो, ठीक है, मैं डांटूंगा नहीं, टेंशन मत लो। तो आराम से कभी भी अगर मैं बाहर मिलूं तो हाय वगैरह आप आराम से कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं, क्योंकि जब तक ऐसा चल रहा है तो हमको तो वैसे ही रहना पड़ेगा, है ना। तो कभी भी अगर रहे बाहर मिलूं मैं तो हाय वगैरह आप कर सकते हो, अगर दिख जाऊं कभी। किसी ने देखा है कभी आज तक बाहर? किसी ने आज तक दिखा है क्या बाहर? नो सर, हाँ क्योंकि मैं ज्यादा घूमता नहीं हूं ना बाहर। नहीं चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एंड जो मैंने कल ग्रुप का लिंक भेजा था, सभी ज्वाइन हो गए हैं क्या? कल प्रशांत सर ने एक ग्रुप का लिंक डाला होगा आप लोगों को। प्रशांत सर ने एक ग्रुप का लिंक डाला था, मैथ्स करके था, ग्रुप का नाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ। प्रशांत सर ने एक ग्रुप डाला था, ग्रुप का नाम कहाँ गया आपका, हाँ, न्यू 11 थर्ड बैच मैथ करके। सभी ज्वाइन हो गए हैं क्या? जो नहीं हुए हैं उस ग्रुप में क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं, क्योंकि सारा जो इन्फॉर्मेशन होगा ना मैं आपको वहीं पे भेजूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। आप नहीं हुए बच्चे, है ना, तो एक बार मुझे वहां पे देखिएगा, ग्रुप का आपको लिंक मिला है। पायल, आपका नाम पायल है ना? पायल नाम होगा ना आपका बच्चे? तो अगर आपको नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ग्रुप में देखिएगा आपके ग्रुप सर ने डाला होगा, ठीक है। जिसको नहीं मिला होगा वो डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर देना, ग्रुप में देखना मेरा नंबर उसमें आ रहा होगा, 7753820948 करके नंबर आ रहा होगा, ये मेरा नंबर है। उसमें देखिएगा, उसमें अगर किसी को ग्रुप में अगर ऐड होने में प्रॉब्लम होगी तो मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को वहां पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। लिंक भेज दूंगा तो जिससे आप लोग ऐड हो जाओगे उस ग्रुप में, सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। आपका ही रहेगा, आपका ही फायदा रहेगा, क्योंकि दूसरे ग्रुप में मैं मैसेज वगैरह नहीं कर सकता। जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको उसी ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं भाई, तो पहली चीज तो मैंने आपको क्या बोला है कि दो तीन मतलब चार पांच पॉइंट्स है जिसपे अगर आज हम लोग डिस्कस करें, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है ना कि आपको ना नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, नोट्स बनाना है। जैसे 9-10 तक आपको क्या होता था कि आप नोट्स बनाया तो बनाया, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, चलता था। बट अब ना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नोट्स प्रॉपर बनाने पड़ेंगे। आप क्या करिए, हर के लिए, जैसे आपके पास टोटल अभी देखा जाएगा ना तो आपकी 4 क्लासेस लगेंगी, टोटल 4 क्लासेस लगेंगी। एक क्लास होगा बच्चे आपका फिजिक्स का, एक क्लास होगा बच्चे आपका मैथ का, केमिस्ट्री के 2 क्लासेस है, केमिस्ट्री के आपके एक शायद तक फिजिकल की क्लास चलेगी और एक केमिस्ट्री का चलेगा, ऑर्गेनिक का क्लास चलेगा, ठीक है। ये आपके 2 क्लासेस चलेगा। तो 4 सब्जेक्ट हो गए आप मान के चलिए, है ना। तो चारों के लिए ना आप अलग कॉपी बनाओगे, चारों के लिए अलग कॉपी बनाओगे। कॉपी ऐसा बनाना, क्योंकि मैं सीधा बता रहा हूँ, कॉपी कम से कम ट्राई करना थोड़ी मोटी कॉपी बनाना, पतले कॉपी मत बनाना, क्योंकि आप जब कॉपी बनाओगे ना तो एक एक चैप्टर आपके काफी पेजेस लेते हैं। तो अगर आप पतली कॉपी बनाओगे तो
आपको ज्यादा कॉपी लग जाएगा, बहुत ज्यादा। तो आप ट्राई करिएगा, थोड़ी मोटी कॉपीज लीजिएगा एंड बनाइएगा। अब साथ के साथ आप क्या करोगे, 4 कॉपी तो किसकी हो गई, आपकी थ्योरी वाली कॉपी हो गई, है ना, प्लस जो 4 कॉपी होगी होमवर्क वाली बनाइएगा अलग से, होमवर्क की अलग से कॉपी बनाइएगा। 4 कॉपी आपकी क्या रहेगी, थ्योरी वाली, और 4 कॉपी क्या रहेगी बच्चे आपके होमवर्क वाली। होमवर्क में क्या, एक होमवर्क की कॉपी फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ की अलग, है ना, केमिस्ट्री की 2 रहेगी अलग अलग। तो ये आपको जरूर करना है, ये चीज आपको जरूर करना है, क्योंकि आपको मैं इसका एक रीजन बताता हूँ क्यों इसका ऐसा एक रीजन है। क्योंकि बच्चे अभी आप पढ़ना चालू करोगे, आपका जो सिलेबस है पूरा अप्रोक्स 2 ईयर के आसपास लगता है कंप्लीट करने में, है ना, 2 ईयर्स आपका लगता है, पूरा 2 ईयर्स तक आपका चलेगा, 11-12 पूरा चलेगा। तो कभी मान लो बच्चे अगर आपको रिवाइज करना होगा तो आप कैसे रिवाइज करोगे, आप कैसे रिवाइज करोगे, तो आपको नोट्स से ही रिवाइज करना पड़ेगा। तो नोट्स क्या करिए, आप प्रॉपर बनाइएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, जो भी लिखाया जा रहा है लिखा जा रहा है सब कुछ आप लोग लिखते जाइएगा कॉपी में, है ना। जिससे अगर आप लिखोगे तो आपको क्या रहेगा कि बाद में ना कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जिससे आप कभी भी कुछ चीजें रिवाइज करनी होगी तो आप तुरंत नोट्स ओपन किया, आपने रिवाइज किया। ट्राई करना 2 कलर के पेन ले लो, हेड मतलब ब्लैक और ब्लू कलर का पेन ले लिया या रेड भी ले लिया, 3 कलर का ले लिया, हेडिंग अलग कलर के पेन से डाला और आपने जो नॉर्मल चीजें लिखी वो अलग कलर के पेन से लिखी, ठीक है। तो ये अगर आप करोगे तो आपको कॉपी अच्छा दिखेगा और आपको बाद में ना पढ़ने का मन भी करेगा। तो ये चीजें आपको ऐसे रखनी चाहिए कि बाद में पढ़ने का मन करे। तो बाद में अगर पढ़ने का मन करेगा तो कॉपी जो भी नोट्स हैं आपको अच्छे से बनाने पड़ेंगे। तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा, है ना, कि जो भी चीज करो अलग अलग, फिजिक्स का अलग कॉपी, मैथ का अलग, केमिस्ट्री का अलग, एंड केमिस्ट्री की 2 कॉपी, इसमें भी थ्योरी की कॉपी अलग रहेगी एंड होमवर्क की कॉपी आपकी अलग रहेगी। मेरे क्लास में बच्चे आप ये चीज याद रखिएगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो आप लिखना मत, बिल्कुल भी मत लिखना, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम लिखने का दूंगा, ठीक है। मतलब हम पहले क्या करेंगे, पूरा समझेंगे एंड देन बाद में मैं आपको लिखने का पूरा प्रॉपर टाइम दूंगा, ठीक है। ये चीज जरूर याद रखना, ऐसा कभी भी मत करना कि बच्चे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लिखोगे, क्योंकि ऐसे करोगे ना तो आप एक ही चीज कर रहे हो। मैं ट्राई करना मेरी क्लास में हमेशा बच्चे कि आप पहले समझो एंड देन बाद में लिखना, ठीक है। क्लियर है वाला पॉइंट, समझ में आ गया ना वाला पॉइंट कि पहले लिखना, पहले समझना है देन बाद में लिखना है। और हाँ, मुझे ना एक बार मैसेज कर देना अपना नाम वगैरह मैसेज कर देना, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि कौन सा बच्चा कौन है, जिससे मैं आपका प्रॉपर नाम सेव कर लूं। केवल अपना नाम मैसेज करना, ठीक है, अपना नाम मैसेज करना, क्योंकि मुझे इसमें कंफ्यूजन होता है कि पेरेंट्स का नाम कौन सा है, आपका नाम कौन सा है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ एक्चुअल में, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मतलब मैं बोल सकते हो, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत आता है नाम में समझने में। तो आप केवल अपना नाम मैसेज करना, ठीक है, ये जरूर मैसेज मुझे पर्सनली एक बार मैसेज कर देना, जिससे मैं आपका नाम ना सेव करके रखूं, तो मुझे बाद में याद रहे। अगर आप कोई डाउट भेजो, मुझे नाम वगैरह याद रहे और नाम याद हो जाए, क्योंकि मुझे नाम याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे आप सभी का नाम याद हो जाएगा, ठीक है। और कोई आपका सीनियर है इस एकेडमी में, आज बातें करेंगे, आज ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई कल से स्टार्ट होगी, आज आपको पूरा मैं बताऊंगा। कोई है आपका सीनियर, कोई नाम बताइए, कौन कौन है भाई, कोई है। मेडिकल इंजीनियरिंग का बताना, मेडिकल वाले को मत बताना, मेडिकल मेरे को नहीं मालूम है, किसी मेडिकल वाले बच्चों को नहीं जानता। इंजीनियरिंग बैचेस में कोई सही सीनियर है आपका, कौन है, कोई नाम बता सकता है जो पहले अभी पढ़ रहा हो 12th में, आप 11th में है तो 12th में कौन है, कोई है क्या, खुशी सा, मानसी, ओके मानसी सापरे, ओके, आपका नाम अनुष्का है, मानसी है, यस, मतलब आप बारामती से नहीं हो, है ना, आप बाहर के हो, यस, बहुत अच्छा करिए वो, आप भी बहुत मेहनत करना, ठीक है, एकदम। खुशी, ये यार मेरे को मालूम नहीं है कौन से बैच में है, मैं पास आउट, खुशी जकेतिया मालूम है मेरे को, खुशी साहा नहीं मालूम है मेरे को भाई। हाँ, श्रावणी को जानता हूँ, श्रावणी भी है, आप उसकी सिस्टर हो क्या, श्रावणी, जस्ट हाँ, श्रावणी भी है, चलिए अच्छी बात है, बहुत सही। बस अब मेहनत करनी है, देख लेना, श्रावणी भी मेहनत कर रही है, आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज याद रखिएगा। प्रॉपर मेहनत करेंगे हम लोग सब मिलके। देखो विक्रम, यस जानता हूँ, विक्रम को भी जानते हैं, अच्छी बात है, काफी लोग हैं, मतलब अब उनसे पूछा कि कैसे पढ़ाई करनी होती है,
तो उन्होंने जो गलतियां की है, पहली चीज उन्होंने जो गलतियां किया वो गलती आपको नहीं करनी है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, गलतियां मतलब क्या, गलतियां मैं बताता हूँ क्या करते हैं। गलतियां जो आप करोगे, मैं आपको अभी से बता देता हूँ आप क्या क्या गलतियां करोगे। मैं जो पढ़ाऊंगा वो जाके आप रिवाइज नहीं करोगे, मैं जो होमवर्क दूंगा वो आप होमवर्क नहीं करोगे, इसके बाद आप एक दिन होमवर्क नहीं करोगे, मैं अगले दिन फिर होमवर्क दूंगा, फिर आप नहीं करोगे, तो आपका क्या होता जाएगा, चैप्टर का होमवर्क छूटता जाएगा। तो अगर चैप्टर का होमवर्क छूटता गया और वो बाइंड अप होगा, याद रखना बाइंड अप चीजें अगर बाइंड अप हुई तो फिर आप उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, डेली जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, चाहे आपको उस दिन सोना कम पड़े पर आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या करना है, उसका फोटो खींच के, ठीक है, मुझे भेजना है रोज। मैं आपका होमवर्क भी चेक करूंगा, डेली आपका होमवर्क, सभी के सभी को ये काम जरूर करना है कि आपका होमवर्क सेंड करना है। मैं डेली क्या करूंगा, जिसका होमवर्क नहीं आएगा ना उसका नाम लिख के ग्रुप पे डाल दिया करूंगा, तो ये अच्छी रहेगी, तो समझ में आएगा कि कौन से बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, कौन सा बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे। आपको क्या करना रहेगा, डेली आप लोगों को क्या करना रहेगा, होमवर्क किया, फोटो खींच के आपको क्या करना है, डालना, मेरे को पर्सनली मैसेज करना, ग्रुप पे मत करना। ग्रुप पे अगर आप मैसेज करोगे ना तो ज्यादा आपको दिक्कत जाएगी, बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे। हाँ, एंड कोई भी डाउट वगैरह रहे आप मुझे कभी भी मैसेज कर देना, ये मत सोचना कि रात के सर 12 बज रहे हैं तो सर मैं अभी मैसेज नहीं करूंगा। मैंने सोचा नहीं सर रात के 12 बज गए आप सो रहे होगे, मेरी टेंशन मत लेना, आप चुपचाप मैसेज कर देना, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो आप मैसेज डायरेक्टली कर देना मुझे, कभी भी कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत रहा करे, कोई भी दिक्कत पढ़ाई के अलावा भी कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत मैसेज करना। हाँ, और चीजें अगर आपको समझ में नहीं आएगी ना बच्चों, तो मुझे यही लेक्चर में जरूर पूछना, क्योंकि लेक्चर के अगर आप बात पूछो बाद में पूछोगे ना तो वहां पे अलग चीजें होती है। अभी मैं समझा रहा हूँ तो आपको और अच्छे से प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया वाला चीज, क्लियर है? तो आपको क्या क्या करना है मुझे भी एक बार मैसेज कर देना सभी लोग क्लास एंड होने के बाद। इसके बाद आप क्या करिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाना है। तो नोट्स प्रॉपर बनाने के लिए आप अलग से कॉपी लो, जितनी भी कॉपी ले सकते हो, है ना। तो कॉपी मतलब 4 कॉपी 8 कॉपी तो बनानी पड़ेगी आपको स्टार्टिंग में, नोट्स की अलग, होमवर्क एक में मत करना। नोट्स और अगर होमवर्क एक में करोगे ना तो बड़ा दिक्कत जाएगा, तो नोट्स और होमवर्क की कॉपी आप अलग बनाइएगा, नोट्स की कॉपी अलग, होमवर्क की कॉपी आपको अलग बनानी है। ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाना है, हेडिंग ट्राई करना अलग पेन से डालने की, एंड बाकी लिखने का अलग पेन से ट्राई करना, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा तो उसमें बॉक्स वगैरह करके अच्छे से लिखने की कोशिश करना। ठीक है, इतनी चीजें अभी हमने डिस्कस की, और साथ के साथ हाँ डेली आपको चीजें रिवाइज करनी, ये चीज याद रखिएगा। मान लो मैंने 1.5 घंटे की क्लास में आपको कुछ पढ़ाया, तो क्या होता है कि अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मान लो मैंने आपको 100% चीजें पढ़ाई, तो आपको लेक्चर में मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ या सच्चाई बता रहा हूँ बच्चों, आपको 60 से 70% की चीजें समझ में आएगी, 100% कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं भी लेता हूँ, मैं भी बोलूँ। हाँ, कोई हो सकता है ये परसेंटेज वेरी कर सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं उनको 60 से 70 तक परसेंट की चीजें आपको समझ में आती है। और इसके बाद अगर आप नोट्स को उसी दिन जाके रिवाइज करोगे ना तो वो चीजें आपकी 90% तक कवर हो जाती है, 90 से 95% की चीज में क्या हो जाएगी, आपकी कवर हो जाएगी। और 90 से 95% की चीज कवर होने का मतलब बच्चे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। हाँ, जब अगर आपने रिवाइज किया उसी दिन चीजों को, और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे नॉट, तब वो चीज जाके आपकी 40 से 45% हो जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। तो आपको इस वाले चीज पे रहना है या इस वाले चीज पे रहना है, ये आप डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, होमवर्क दूंगा, आपका होमवर्क भी चेक कर लेंगे, सब कुछ करेंगे, बट ये आप डिसाइड करोगे बच्चे कि आपको इस वाली कैटेगरी में रहना है या बच्चे आपको इस वाली कैटेगरी में रहना है। तो पहला काम क्या रहेगा, जो भी लेक्चर में पढ़ाया जाता है, नोट्स फॉर मैथ, सारे सब्जेक्ट के लिए बच्चे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है डेली प्रॉपर, जो भी नोट्स पढ़ाया जाएगा उसको जाके दोबारा पढ़ना है। आपको लगेगा कि यार सर मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, पर ये आपकी भलाई के लिए रहेगा, आपको चीजें याद होगी, आप नोट्स करोगे, नोट्स रिवाइज करोगे, होमवर्क करोगे, तो चीजें 90 से 95% में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने नहीं किया तो 40 से 45% रहेगा, फिर आपका काम होते होते 0% हो जाएगा।
बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में देखना ना, बहुत ऐसा फर्क आता है, क्या आता है कि बहुत सारे बच्चे ना डेली ये काम करते हैं तो वो तो अच्छा अच्छा कर जाते हैं, जो काम नहीं करते हैं ना फिर वो आपका बहुत गंदा हो जाता है उनको फिर वो चैप्टर समझ में नहीं आता है, फिर वो बार बार लेक्चर को अटेंड नहीं करते। और एक चीज, लेक्चर प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है, बीच में कहीं भी गायब नहीं होना है। अगर कॉल वगैरह आ रहा है, कॉल वगैरह कट करो, लेक्चर एंड होने के बाद अटेंड करो। ये प्रॉपर जनरल चीजें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। लेक्चर आपका डेली 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, अगर मैं मान लो 8 बजे स्टार्ट नहीं होता है तो मुझे तुरंत कॉल कर दिया करना, है ना। तो कॉल कर दोगे, 8:05 तक वेट करो, 8:05 तक अगर लेक्चर स्टार्ट नहीं हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो लेक्चर फिर मैं आपको बता दूंगा, जो भी रहा आपसे कोई भी कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चीज रहेगी। और डेली आपको होमवर्क करना, मैं आपको होमवर्क डेली दूंगा। अभी हम लोग कुछ दिन पहले 9th-10th की चीजें आपकी रिवाइज कराऊंगा मैं पहले आपको, है ना। अभी एक वीक तक आपको 9th-10th की चीजें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जो आपको बहुत सारी चीजें आप जो गलत पढ़ के आते हो उन चीजों को मैं आपको सही कराऊंगा, ठीक है। मेरे को कोई बताएगा पाई की वैल्यू क्या होती है? ये सबसे पहली गलत चीज आपकी मैं अभी करेक्ट करने वाला हूँ। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ओके, और कोई? यस, 3.14 एंड 22/7। ओके, इतनी चीजें आपने बता दी। एक्चुअल में मैं अगर आपको एक चीज बोलूं कि पाई की वैल्यू 22/7 भी नहीं होती और 3.14 भी नहीं होती, ये दोनों नहीं होता पाई का वैल्यू। लो, पहला गलत चीज जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे उसको मैंने अभी आपको सही चीज आगे आपको बताया जाएगा। 10 तक सही था, ये चीज याद रखिएगा। एक्चुअल में ना क्या होता है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये मत समझ जाना कि सर आप गलत क्या क्या बोल रहे हो आप, कि सर पाई की वैल्यू इतनी क्यों नहीं होती है, पाई के लिए क्यों होती है ना। इसका रीजन भी आपको सब पता चलेगा क्या रीजन है। आप कभी भी 9th-10th की ना बुक ओपन करके देखना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते थे ना, तो आपको हमेशा लिखा रहता था यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14, ठीक है। एक्चुअल में 3.14 ज्यादा पास होता है, बट अगर आप 22/7 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 3.14 के पास आता है, आ जाता है। दैट्स वाई आपका ये चीज होता है। और हम अगर ऐसा होता तो 25/8 भी ले सकते हैं, अगर क्योंकि 25/8 को अगर डिवाइड करोगे ना तो वो भी अप्रॉक्स 3.14 के आसपास आता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। तो पहली चीज, आपकी पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 नहीं होती है। फिजिक्स वाले बोलेंगे, केमिस्ट्री वाले बोलेंगे कि हाँ सर नहीं वो भी नहीं होती है बच्चे। एक्चुअल में पाई की ना कोई वैल्यू नहीं होती, इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी चीजें जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। हम हमेशा पाई को पाई ही लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन होता है कि यूज पाई बराबर दिस, आप इससे दिमाग मत चकरवाना, मतलब दिमाग मत बोलना कि सर मेरा दिमाग घूम गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाई की वैल्यू क्या होता है कि 22/7 इसलिए नहीं होती, रीजन भी चलो बता देते हैं। जो पाई होता है ना बच्चे, एक आपका इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है बच्चे? आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और ये जो 22/7 जो होता है ना बच्चे, आपका एक रैशनल नंबर होता है। या आपका ये 3.14 होता है ना बच्चे, आपका ये एक रैशनल नंबर होता है। तो ये रैशनल नंबर होता है। और अब बताओ, क्या कभी कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दैट्स वाई जो पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो आपकी 22/7 भी नहीं होती है और 3.14 भी नहीं होती है। हम केवल अपनी सहूलियत के लिए, अपनी मतलब इच्छा के लिए कि हाँ भाई मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो रहा है, या न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 यूज कर लेते हैं। ये समझ में आया? ये इसका रीजन है कि पाई की वैल्यू आपकी 3.14 या 22/7 नहीं होता है। रीजन समझा? समझ में आ गया रीजन आप लोगों को? क्लियर हुआ रीजन क्या है? कि सर ये आपका जो पाई होता है ना, ये इरेशनल नंबर होता है और ये आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कभी भी आपका ना इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो ये आपके ना बुक में, बुक अभी आप आपके पास होगा भी ना, तो बुक को ना आप ओपन करके देखना, वहां पे ना हमेशा देखना आपका लिखा रहता था यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। तो जब उन्होंने बोला तब हमने क्या किया, यूज किया। हमने ऐसे नहीं किया कि हम डायरेक्टली बोल दिए कि पाई की वैल्यू आपकी ये होती है। हमने क्या किया, वहां पे आपका यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेशन करने के लिए।
दैट्स वाई हमने क्या किया, आपका ये चीज यूज किया। समझ में आया? तो ये पहली गलतियां जो हम करते हैं बार बार, वो चलता रहेगा, ये आप करोगे, बट अभी के लिए हमको ये समझ में आ रहा चाहिए कि ये वैल्यू नहीं होती। फिजिक्स में बहुत बार आपका यूज किया जाएगा, मैथ में भी हम बहुत बार हम यूज करेंगे कि 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है, केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ऐसे ऑफिशियली कभी भी पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं होती है, इन अनऑफिशियली हम यूज करते हैं, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट हो गया डिस्कस। अब मुझे कोई ये बताएगा, किसी को जेई मेंस, चलिए भाई आपने कर तो लिया कि सर हमको एडवांस की प्रिपरेशन करनी है या मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो जेई मेंस एंड एडवांस में डिफरेंस मालूम है? जेई मेंस एंड, किसी को अगर बोलना होगा तो बता देना, मैं उसका माइक ओपन कर दूंगा तो वो बोल भी सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो क्या किसी को जेई मेंस और एडवांस का डिफरेंस मालूम है? जेई मेंस और एडवांस का डिफरेंस पता है क्या बच्चे? पता है किसी को कि जेई मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है, मालूम है क्या? या पैटर्न की बात चलो अभी बाद में करते हैं, पहले इसकी डिफरेंस की बात करते हैं। पता है किसी को कि सर जेई मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है, तीसरा MHCT क्या होता है? ये तीन अगर मैं बात करता हूं जो सबसे ज्यादा फेमस चीजें हैं, मालूम है किसी को? किसी को पता है क्या कि सर जेई मेंस एडवांस क्या होता है? यस या नो में बताओ भाई। नहीं पता तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं एडवांस में एप्टीट्यूड फिजिक्स क्वेश्चन होते हैं, नहीं पता तो लिख दो, डिफिकल्टी लेवल, काइंड ऑफ बोल सकते हो, डिफिकल्टी लेवल। और कोई चीजें कुछ भी लिखो, अरे कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, अब आराम से लिखते जाओ जो भी आपको मालूम है, जो मन आ रहा लिखो, बताओ। थोड़ा फर्क, एडवांस में एप्टीट्यूड तो नहीं आता है, एप्टीट्यूड तो आपका मेंस में भी नहीं आता है, एडवांस में भी नहीं आता, दोनों जगह एप्टीट्यूड नहीं आते। पेपर में केवल आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है। जेई देखो कॉमन है, हर जगह पे जो कॉमन चीज की अगर मैं बात करूंगा बच्चे, तो दोनों जगह ना आपका फिजिक्स, तीनों जगह एक्चुअल में, यहाँ और यहाँ तीनों जगह ना आपका बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होता है। फिजिक्स, ठीक है, प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, सेम चीज आपका यहाँ पे भी होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको तीनों जगह देना पड़ता है। अब क्या होता है, आपका ना लेवल होता है, एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले आप ना जेई मेंस का एग्जाम दोगे बच्चे। जब आप जेई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे ना, तो उसके बाद आप क्या दोगे, एडवांस का एग्जाम देते हो, ठीक है। ये चीज होता है कि आपने पहले क्या किया, जेई मेंस का एग्जाम दिया, ये एग्जाम देने के बाद आप क्वालिफाई करोगे, क्वालिफाई करने के बाद बच्चे आप क्या करोगे, आप एडवांस का एग्जाम दोगे। तो अब सर सवाल आता है कि सर क्वालिफाई करने का क्या मतलब है? तो सर बच्चे क्या होता है, जेई मेंस का एग्जाम ना 10 लाख लोग देते हैं, कम से कम अप्रोक्स 10 लाख लोग देते हैं, 10 लाख देंगे, उसमें से अप्रोक्स 2.5 लाख क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं आपका एडवांस के लिए। और ये 2.5 लाख लोग जो होते हैं ना, वो आपका एडवांस, हाँ कॉलेज की भी बात बिल्कुल सही आपने, मेंस से एनआईटी कॉलेज और एडवांस से आईआईटी, ये भी बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये 2.5 लोग जो होते हैं ना, ये जो क्वालिफाई करते हैं आपका कि सर ये आपका एडवांस का एग्जाम देते हैं। और जेई मेंस से आपका एनआईटी का कॉलेज मिलता है, और एडवांस से आपका आईआईटी का कॉलेज मिलता है। एडवांस से बच्चे किसका कॉलेज मिलता है, आपका आईआईटी का कॉलेज मिलता है। हाँ, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी एंड आपके और भी कॉलेज, जितने भी कॉलेज होते हैं आपके कहां से मिलते हैं, यहां से मिलते हैं। आपका डिफरेंट पैटर्न, यस पैटर्न भी आपका डिफरेंट रहता है। अब बात करते हैं, चलो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब समझो। अब जेई मेंस का अगर मैं बात करता हूं, पहले मैं जेई मेंस की बात करते हैं, फिर एडवांस की बात करेंगे, एंड देन फिर आपका क्या बात करेंगे, आपका एमएससीटी की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, जेई मेंस का अगर आप, जेई मेंस इज फॉर आईआईटी, बिल्कुल करेक्ट बच्चे। जेई मेंस का जो आपका एग्जाम होता है ना बच्चे, पहले 3 आवर्स का होता है। कितने बच्चे आवर्स का होता है आपका, 3 आवर्स का एग्जाम होता है, ठीक है। अब इसके बाद 3 आवर्स के एग्जाम के बाद इसमें आपका क्या क्या आएगा, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ आता है, ये 3 आपके सब्जेक्ट होते हैं। तीनों का इक्वल वेटेज होता है, इक्वल वेटेज, तीनों का जो आपका वेटेज होता है ना बच्चे, आपका इक्वल होता है, कोई भी आपका फर्क नहीं होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का इक्वल वेटेज रहेगा। अभी मेंस का भी थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होते रहता है। अभी जो मेंस का जो पैटर्न है बच्चे,
वो 75 क्वेश्चंस आते हैं ओवरऑल टोटल। तो अगर आप 75 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स, तो टोटल बच्चे आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है। जो जेईई मेंस का जो पेपर होता है ना बच्चे, आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है आपका। मतलब क्या, फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आपके 25 क्वेश्चन, मैथ में आपके 25 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं। ठीक है, ये 25 25 25 होता है। इन 25 क्वेश्चन में भी अभी भी जो पैटर्न चल रहा है आपका, वो चल रहा है बच्चे 20 सिंगल चॉइस। 20 क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे आपके सिंगल चॉइस होते हैं, और जो 5 क्वेश्चन होता है बच्चे होता है आपका न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप सिंगल चॉइस का क्या मतलब है बच्चे, कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन पढ़ा आपने सॉल्व किया, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, ये आपके 4 ऑप्शन होंगे। कोई भी एक ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर वो आप मान लो आपने टिक मारा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर मान लो आपका आंसर बी था और आपने ए सी डी में कोई एक मार्क कर दिया तो आपको -1 मिलेगा। तो पैटर्न होता है आपका बच्चे अभी 4, -1 का पैटर्न है 20 सिंगल चॉइस। न्यूमेरिकल टाइप में क्या होगा बच्चे, आपके एक आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, कुछ आपका आंसर आएगा और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जो टाइप करना पड़ता है। इसका जो पैटर्न होता है वो बच्चे होता है 4,0 होता है। मतलब 20 जो क्वेश्चन होते हैं सिंगल चॉइस के, मतलब बेसिकली आपके टोटल कितने होंगे 60 क्वेश्चन, जिसमें आपका पैटर्न रहेगा 4, -1 रहेगा, और 15 क्वेश्चन जिसके पैटर्न रहते हैं आपके 4,0 रहता है। ठीक है, ये आपका इसका पैटर्न होता है। 3 आवर्स का पेपर होता है। इन 3 आवर्स में आपको क्या करने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टोटल 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 4, -1 एंड 4,0। 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस, 5 न्यूमेरिकल। तो मतलब ओवरऑल टोटल 60 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन बच्चे आपके क्या रहेंगे, सिंगल चॉइस रहेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन सिंगल चॉइस एंड 15 क्वेश्चन बच्चे आपका न्यूमेरिकल टाइप रहेगा। क्या रहता है बच्चे आपका, न्यूमेरिकल टाइप रहता है। ठीक है, हाँ वो भी बताते हैं। देखिए, अब देखो, आपको लगेगा सर 10 लाख लोग प्रिपेयर कर रहे थे, केवल 2.5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, सर ऐसे कैसे। तो बच्चे क्या होता है ना, ये 10 लाख लोग जो प्रिपेयर जो एग्जाम देने जाते हैं ना, इसमें प्रिपरेशन ना बहुत कम लोग करते हैं। प्रिपरेशन जैसे आप कर रहे हो, आप अलग से आप क्या कर रहे हो, स्कूल और एकेडमी की प्रिपरेशन दोनों कर रहे हो। इन 10 लाख लोगों में ना केवल मोस्ट ऑफ द ना 1.5 लाख या 2 लाख लोग ही प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो आपका सिलेक्ट हो जाते हैं। 2 लाख या 4 लाख चलो मान लो, तो 4 लाख लोगों में ना 2.5 लाख लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। बाकी जो लोग होते हैं ना वो प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, वो ऐसे ही आपका जाके एग्जाम देके आ जाते हैं कि हाँ सर मैं एक बार देख के आता हूँ एग्जाम में होता क्या है। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर इतने कम लोग क्यों होते हैं एडवांस के लिए क्वालिफाई। तो ये आपका अलग तरीके का है। क्यों, क्योंकि बच्चा, और ये याद रखेंगे 2.5 लाख लोग जो एग्जाम देंगे यही आपका मेंस का भी कॉलेज लेते हैं, यही एडवांस का भी कॉलेज लेते हैं। तो बच्चे आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास थोड़ा सा स्लाइड एज रहता है बाकी बच्चे कंपेयर में। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी बच्चे, आप लोगों को बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, काफी मेहनत करना पड़ता है। आप मिल के मेहनत करेंगे, थोड़ा मैं करूंगा बाकी आप मेहनत करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जेईई मेंस। अब जेईई मेंस का आपका एग्जाम होगा, आपका फिर क्या उसका कट ऑफ आता है, कुछ एक कट ऑफ आता है, जैसे 300 मार्क्स है। तो लास्ट ईयर जो जनरल का कट ऑफ था, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ था आई थिंक अप्रॉक्स 70 नंबर के आसपास था 300 में। फिर ऐसे आपका बाकी कैटेगरी के हिसाब से आता है ना, परसेंटाइल के हिसाब से होता है। तो उसकी बातें तो हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं बच्चे एडवांस का। अब एडवांस में क्या होता है बच्चे, आपके 2 पेपर होते हैं। मेंस में तो आपका एक पेपर होता है, एडवांस में ना आपका 2 पेपर होता है। एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है बच्चे आपका पेपर 2। ये आपके 2 पेपर अलग अलग पेपर होते हैं आपके। ठीक है, पेपर 1 में अगेन आपका पीसीएम आएगा, पेपर 2 में भी बच्चे आपके पास क्या आएगा, पीसीएम ही आएगा। 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का ये भी होगा, 3 आवर्स का ये भी होता है। हाँ ये याद रखिएगा, ये एक ही दिन के अंदर होता है। जो पेपर का मोस्ट ऑफ द टाइम होता है 9 से 12 आपका पेपर 1 हो जाता है, एंड 2 से 5 आपका क्या होता है बच्चे, आपका पेपर 2 होता है। अब पहले जो पेपर थे वो आपका ऑफलाइन मोड में होता था, अब जो भी पेपर होता है बच्चे आपका ऑनलाइन मोड होता है। ऑनलाइन मोड मतलब क्या, आपके पास सामने आप सेंटर पे जाओगे, आपके पास कंप्यूटर, वहां पे कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड होता है। ये 2 पेपर होते हैं एडवांस के, 9 से 12 एंड 2 से 5, ये 2 पेपर आपका होगा एडवांस का। वही सेम रहता है आपका पैटर्न भी। पैटर्न क्या होता है कि यहाँ पे पैटर्न ना एडवांस का फिक्स नहीं होता बच्चे,
अलग अलग तरीके के बच्चे आपके क्वेश्चन आते हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चन, एक होता है बच्चे आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन। सिंगल चॉइस क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, अभी मैंने आपको बताया। सिंगल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चे, आपका 4 ऑप्शन होगा, कोई भी एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर आता है बच्चे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस या मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट। मोर देन वन करेक्ट का बच्चे मतलब क्या होता है आपका, कि आपके पास 4 ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन होंगे। आपको ना 4 में ना आपके आंसर ए बी हो सकता है, ऐसे हो सकता है आपका आंसर, करेक्ट आंसर आपका ऐसे आ सकता है, करेक्ट आंसर ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए सी डी। तो अब ये सर पता कैसे चलेगा सर ये ऑप्शन आएंगे, ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर को मार्क करना पड़ेगा। इसकी मार्किंग स्कीम आपकी अलग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्किंग स्कीम होती है, इसकी बात आपको समझ में आएगी। ये समझ में आया मोर देन वन करेक्ट का मतलब, मोर देन वन करेक्ट का मतलब समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, मोर देन वन करेक्ट का मतलब समझा, क्या मोर देन वन करेक्ट का मतलब समझ में आया बच्चों, कि क्या होगा, आंसर एक से ज्यादा आंसर होगा। अब एक से अगर आपका ज्यादा आंसर होगा ना, तो मान लेते हैं बच्चे, जैसे मान लो आपका ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। अब मान लेते हैं बच्चे आपका करेक्ट आंसर ए बी है, मान लेते हैं बच्चे क्या आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ये आपका ए बी है, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब किसी ने मान लो बच्चे गलती से ए बी सी मार्क कर दिया ना, गलती से किसी ने मान लो बच्चे ए बी सी मार्क कर दिया, तो बच्चे वो रॉन्ग होगा। अगर मान लो बच्चे किसी ने ए बी डी मार्क कर दिया, तो बच्चे वो आपका रॉन्ग होगा। अगर मान लो बच्चे किसी ने बी सी मार्क किया, तो वो रॉन्ग होगा। करेक्ट कब होगा, जब बच्चा आपका ए बी मार्क करेगा, तब आपका करेक्ट होगा। इसमें भी बच्चे आपका पार्शियल मार्किंग होता है, पार्शियल मार्किंग, ठीक है। पार्शियल मार्किंग का बच्चे मतलब क्या होता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। पार्शियल मार्किंग का बच्चे मतलब ये होता है आपका, कि अगर मान लो आपका करेक्ट आंसर ए बी है, आपने ए मार्क किया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, आपने बी मार्क किया तो आपको मार्क्स मिल जाए, कुछ पार्ट ऑफ द मार्क्स। अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो अगर आप ए मार्क करोगे तो आपको 2 मार्क मिल गया, बी मार्क किया तो बच्चे आपको 2 मार्क मिल गया। अगर मान लो आपने ए बी मार्क किया तो आपको मिल जाएगा। अगर मान लो बच्चे आपने ए बी सी मार्क किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। या मान लो बच्चे अगर आपने ए डी मार्क किया तो बच्चे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने बी सी मार्क किया तो बच्चे मार्क्स नहीं मिलेगा। ए सी डी मार्क करोगे तो मार्क नहीं मिलेगा। मतलब इस तरीके इन 3 ऑप्शन पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। हाँ, बट याद रखिएगा क्वेश्चन में ऐसे पार्शियल मार्किंग लिखा होना चाहिए, तब आपको ऐसे मिलेगा मार्क्स। समझ में आया, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आप ऐसे नहीं ले सकते, या तो केवल ए मार्क करो, या केवल बी मार्क किया, या केवल ए बी मार्क किया, तब आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। नहीं तो बाकी केस में आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। कोई भी बाकी इसके अलावा पैटर्न ले लो, आपको क्या रहेगा, रॉन्ग ही मिलेगा। 3 करेक्ट भी हो सकता है, ए बी सी। अगर मान लो अगर ए बी सी करेक्ट हुआ तो एक ए पे मार्क मिलेगा, बी पे मार्क मिलेगा, सी पे मिलेगा, ए बी पे मिलेगा, ए सी पे मिलेगा, बी सी पे मिलेगा और ए बी सी पे मिलेगा। इसके अलावा कोई भी पैटर्न लोगे उस पे मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आपका ए बी सी करेक्ट आंसर है। ये आ गया आपका मोर देन वन करेक्ट। फिर आता है बच्चे आपका पैराग्राफ टाइप, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। क्या आता है बच्चे आपका, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। तो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन ये 3rd तरीके का क्वेश्चन होता है, जहां पे आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको क्या रहेगा, 1 या 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उस पैराग्राफ के बेसिस पे ही वो आपका क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, आपका सॉल्व होगा। 4th जो पैटर्न होता है बच्चे, वो होता है आपका न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स मैंने आपको बता दिया। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स का मतलब क्या, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को आप टाइप कर दोगे। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में अब आंसर आपका 25 हो सकता है, 44.3 आ सकता है, ऐसे करके आपके बहुत सारे आंसर, जो भी कोई भी आंसर आप सॉल्व करने के बाद। फिर 5वां आता है बच्चे आपका इंटीजर टाइप। 5वां आता है बच्चे आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में बच्चे आपके पास क्या होता है कि जो आपका आंसर होगा ना, वो आपका इंटीजर आएगा। इंटीजर का मतलब क्या होगा, आंसर आपका 15, 16, 0, 1, 2, 3, इस तरीके के आपके क्या होते हैं बच्चे, आंसर आते हैं। समझ में आया। एंड छठा जो पैटर्न, जो सबसे फेमस पैटर्न होता है, मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम तो सभी को मालूम है क्या होता है, मैच दी कॉलम। अब मैच दी कॉलम भी ना बच्चे आपके 2 तरीके के होते हैं, ये होता है ए बी सी डी, टाइप 1। मैच दी कॉलम में भी आपके टाइप 1 हो गया। इधर आ गया आपका पी क्यू आर एस, ये आपके 2 टाइप होते हैं।
इसमें ऐसे हो सकता है बच्चे की ए का आंसर आपका क्यू आ जाएगा, बी का आंसर बच्चे आपका आर आ गया, सी का आंसर पी आ गया और डी का आंसर भी पी आ गया, ऐसे भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें आपका एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा। टाइप 2 में बच्चे आपका ये हो सकता है कि आंसर आपका ऐसा भी आ सकता है, ए का आंसर बच्चे आपका पी क्यू आर आ जाए, बी का आंसर क्या आ जाए बच्चे आपका क्यू आर एस आ जाए, सी का आंसर बच्चे आपका पी क्यू आ गया, डी का आंसर केवल पी आया। तो ऐसा भी आपका एक पैटर्न आता है। ये दो तरीके के आपके मैच दी कॉलम में भी बच्चे क्या आते हैं, आपके पैटर्न आते हैं। ये आपका बच्चे किसका पैटर्न हो गया, आपका एडवांस का पैटर्न हो गया। तो टोटल ये आपका 2 पेपर होता है। इन 2 पेपर में इस तरह का ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया, ये टोटल जो पैटर्न बोला कि सर ये सिंगल चॉइस का पैटर्न, फिर ये आपका बच्चे मोर देन वन का, ये सारा पैटर्न आपका क्या होता है बच्चे, आपका यहाँ पे होता है। समझ में आया वाला पॉइंट। और ये 2 पेपर में कंबाइन होता है। आपको इस पैटर्न के बारे में मुझे भी नहीं मालूम रहता, आईआईटी को भी नहीं मालूम रहता, जो बताता है वो पैटर्न आपको जाके पेपर के टाइम पता चलता है। ये जो पैटर्न्स होते हैं, कोई भी पैटर्न्स आपका आ सकता है। समझ में आया यहां तक? क्या आपको लेक्चर समझा? सभी को क्लियर यहां तक का? अच्छे से समझा? चलो, तो पैटर्न यहां तक तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब एडवांस का पेपर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे, एडवांस का पेपर आपका 360 से लेके 400 मार्क्स का होता है, दोनों पेपर मिला के। कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर पेपर में। मतलब ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि 180 से 200 के बीच पेपर 1 होगा और आपका 180 से 200 के बीच आपका पेपर 2 होगा। ऐसे करके ये 2 पेपर आपके बच्चे होते हैं। याद रखिएगा, एडवांस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अभी तो मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, जब पेपर हम पढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों मैंने बोला कि सर ये आपका वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। बाकी पढ़ाई देखो क्या होता है, अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो ये जो टफ एग्जाम है, ये एग्जाम भी आपको इजी लगेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं भी करोगे ना तो आपका जो बोर्ड का एग्जाम आएगा वो भी आपको टफ लगेगा। सीधा सा बात है। तो टफ जो ये जो टफ जो वर्ड होता है ना बच्चे, ये आपका रिलेटिव वर्ड है। एक्चुअल में क्या है बच्चे, आपका ये रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है मेरे हिसाब से। क्या क्यों रिलेटिव वर्ड है बच्चे? क्योंकि अगर बच्चे आप पढ़ाई करोगे तो ये आपको टफ नहीं लगे, तब आपको क्या लगेगा, इजी होगा। ये टफ जो होगा वो इजी में कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ाई नहीं किया तो फिर अपने आप वो टफ लगेगा। तो आपको मैंने बता दिया क्या करना है, डेली, इसके लिए आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप ये मान लो, आप लेक्चर के बाद आपको पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा 2 आवर्स तो देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 2 आवर्स पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो केमिस्ट्री में वो जो 2 सब्जेक्ट है ना, उनके लिए 2 आवर्स ही देना। 2 आवर्स फॉर मैथ, 2 आवर्स फॉर फिजिक्स एंड 2 आवर्स फॉर केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट ओवरऑल आपको ये इतना देना ही पड़ेगा। मिनिमम है ये, याद रखना, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है आपको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। इससे ज्यादा भी आपको देना पड़ सकता है कि अगर होमवर्क ज्यादा हुआ तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है। यहाँ पे भी आपको ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, यहाँ पे भी। ये मिनिमम है, आपको 2 आवर्स तो देना पड़ेगा। इस 2 आवर्स में आप क्या करोगे, नोट्स रिवाइज करोगे। तो नोट्स रिवाइज करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। बाकी टाइम पे फिर आप क्या करोगे, होमवर्क सॉल्व करोगे। वैसे सेम चीज आपका यहाँ पे भी होगा, सेम चीज आपका यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। एडवांस का पैटर्न क्लियर, मेंस का पैटर्न क्लियर। अब क्या होता है, मेंस के एग्जाम के बेसिस पे आईआईटी एनआईटी के कॉलेज, बाकी कॉलेज, और एडवांस के बेसिस पे आपको आईआईटी के कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, उसको क्वालिफाई करोगे वो सारी चीजें। अब अगला आता है आपका एमएचसीटी। एमएचसीटी के बारे में भी बता दें। एमएचसीटी के बारे में कोई सुना है आज तक? एमएचसीटी के बारे में किसी को कुछ भी पता है कि इससे आपको क्या मिलेगा, एमएचसीटी से क्या मिलेगा? बताइए, किसी को मालूम है एमएचसीटी के बारे में? क्या किसी को एमएचसीटी के बारे में मालूम है? हाँ या ना बताइए। पता है क्या, कुछ पता है एमएचसीटी? एनी कॉलेज इन महाराष्ट्र। ओके, करेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब बच्चे, बिल्कुल बच्चे आपने सही बोला कि एमएचसीटी के थ्रू आपको महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस मिलेंगे। अब महाराष्ट्र के जो सबसे फेमस कॉलेजेस हैं आपको मालूम है, सीओईपी, इसके बाद आपका आ गया वीजेटीआई, इसके बाद आपका आ जाएगा पीआईसीटी, फिर आपका आ जाएगा जो वालचंद वाला कॉलेज है,
वालचंद सांगली में जो है ना, वालचंद सांगली वाला जो कॉलेज, वो आपका, ये जो फेमस कॉलेजेस है, और भी कॉलेजेस हैं बट ओवरऑल इन चार पांच कॉलेजेस को फेमस माना जाता है। पीआईसीटी लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे गए, कोई काउंट नहीं है। वीजेटीआई बहुत सारे बच्चे गए, सीओईपी बहुत सारे बच्चे गए, आईआईटीज में बहुत सारे बच्चे गए, आपका एनआईटी में बहुत सारे बच्चे गए। हाँ, उन्होंने मेहनत किया और वो उस कॉलेजेस में गए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे कि सर ये एमएससीटी करें क्या, होता क्या। तो बच्चे इसमें भी आपका वही सेम चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हाँ, पर यहाँ पे बच्चे मैथ बाजी ले जाता है। क्यों? यहाँ पे भी आपका पेपर 3 आवर्स का होता है। 3 आवर्स के पेपर में एक पेपर आपका मैथ का होगा और दूसरा पेपर बच्चे आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का होता है। जो मैथ का पेपर होता है बच्चे, वो आपका 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख लो, वेटेज देख लो, मैथ का वेटेज ज्यादा है ना, 100 मार्क्स का इंडिविजुअल पेपर मैथ का, 100 मार्क्स का फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का पेपर आपका 100 मार्क्स का टोटल, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सर ये रहता है आपका पर क्वेश्चन 1 मार्क, मतलब फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, मैथ में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मैथ का पेपर होता है आपका 1.5 घंटे का, 1.3 आवर्स का। और जो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होता है, इसका पेपर भी आपका बच्चे आपका 1.5 घंटे का होता है। तो यहाँ पे आप समझ जाइए। तो समझ में आया मैथ का इंपॉर्टेंट, ये आपका मैथ का इंपॉर्टेंट है कि एमएससीटी के एग्जाम में बच्चे आपका 100 मार्क्स का मैथ का पेपर, 100 मार्क्स का आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का पेपर, ये चीज आप याद समझ जाइए। तो मतलब यहाँ पे आपका मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मतलब इंपॉर्टेंट दोनों है। देखो बच्चों, मैं सीधा बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों इंपॉर्टेंट रखते हैं आपका, तीनों इक्वल वेटेज है आप लोगों का, और आपको तीनों इक्वली पढ़ाई करनी है। हाँ, सीटी में रहता है कि 100 मार्क्स इंडिविजुअली मैथ और 100 मार्क्स आपका इंडिविजुअल, 100 मार्क्स में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, 1.5 घंटे अलग से मैथ का पेपर और 1.5 घंटे आपका बच्चे आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। अब लेवल का डिफरेंस होता है, लेवल मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो जो एडवांस का लेवल होता है वो टफ होता है, ठीक है। फिर आपका जो मेंस का लेवल होता है वो आपका इजी होता है, इजी टू मॉडरेट बोलोगे। और जो आपका सीटी का लेवल होता है वो बहुत इजी होता है, वो एकदम लास्ट, वो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। जब आप क्या करोगे, आप पढ़ाई करोगे तो आप एडवांस करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ाई करते रहोगे तो आप आईआईटी के लिए जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो आप सेकेंड लेवल में आओगे, मेंस का कॉलेज लोगे। और जो पढ़ाई नहीं करते हो या जब आपका कुछ नहीं होता है तो फिर आप कहाँ जाते हो, सीटी के कॉलेज में। सीटी के ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते वही सीटी के कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सीटी के कॉलेज में एज अ बाय डिफॉल्ट जाते हैं क्योंकि उनको महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना होता। हाँ, बट ऑप्शन ये होता है कि हम जो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं वो एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं। जो जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे पढ़ाई नहीं हो रही इतनी, तो फिर वो सीटी की तैयारी करते हैं। बट हम स्टार्टिंग से हम क्या करेंगे, हमेशा हम आपका एडवांस का ही प्रिपरेशन करेंगे और आप पढ़ाई करते रहोगे तो आपको हमेशा एडवांस की ही प्रिपरेशन करोगे। समझ में आया ये वाला पॉइंट? क्लियर है? तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करना है और आपको हमेशा एडवांस का ही प्रिपरेशन करना है, आप ये बना के रखो। क्लियर? ये चीज याद रखिए। अब आईआईटी तो बहुत खुल गई, वैसे आपकी जो टॉप 7, कोई किसी को टॉप 7 आईआईटी मालूम है जो सबसे पुराने आईआईटी है? किसी को मालूम है टॉप 7 आईआईटी? आईआईटी बॉम्बे, ओके। आईआईटी बॉम्बे के अलावा, आईआईटी बॉम्बे के अलावा मद्रास, और बॉम्बे और मद्रास के अलावा फिर 2 ही नाम मालूम है क्या? बॉम्बे तो है यार, बॉम्बे, कानपुर करेक्ट जवाब। और कोई? दिल्ली करेक्ट। और 4 हुए हैं, अभी और हैं। कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे, मद्रास। इसके अलावा गूगल करते मत बैठ जाना। इंदौर नहीं, आईआईटी हैदराबाद इंदौर नहीं, नहीं ये दोनों नहीं है, ये अभी नए सेकंड टायर के कॉलेज है। रुड़की, यस करेक्ट, रुड़की। ये टायर 1 के कॉलेज है। टायर 1 मतलब इन द सेंस
ये सबसे ओल्ड कॉलेज है। खड़गपुर करेक्ट जवाब, खड़गपुर करेक्ट जवाब। और रुड़की, खड़गपुर और गुवाहाटी, यस गुवाहाटी। एक और है, एक और है, टॉप 8 बोल दो चलो, एक और है जो सबसे पुराने कॉलेजेस है ना, उसमें एक कॉलेज अभी और है आपका। बॉम्बे, कानपुर, रुड़की, चेन्नई। चेन्नई मद्रास एक है, अरे एक ही, अरे चेन्नई और मद्रास एक है, इसको चेन्नई भी लिख दो। और कोई? बनारस, बीएचयू, आईआईटी बीएचयू बनारस। ये टोटल आपके पहले 8 कॉलेजेस जो सबसे आईआईटी के पुराने कॉलेजेस हैं, ये सबसे पुराने कॉलेजेस हैं 8 आईआईटी के। फिर आपके नए कॉलेजेस बहुत हैं, इंदौर है आपका, इसके बाद इंदौर हो गया, फिर आपका रोपर है, पटना है, हैदराबाद है, जोधपुर है, बहुत सारे कॉलेजेस है, काउंट नहीं है। ऐसे आपके एनआईटीज है, एनआईटीज की कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि आईआईटीज में भी बहुत। एनआईटीज के कॉलेज में जैसे हो गया आपका, एनआईटी के कॉलेज में सबसे जो पहला कॉलेज आता है आपका, आता है वो वारंगल, वारंगल है। सूरतकल है, सूरतकल। तिरुचि, तिरुचि की स्पेलिंग मेरे को नहीं आती, तिरुचि। इलाहाबाद, एमएनआईटी इलाहाबाद। इसके बाद आगे आपका और कौन सा है, हाँ जयपुर है, जयपुर में कॉलेज है। फिर आपका भोपाल में है, दुर्गापुर, यस दुर्गापुर भी अच्छा है। पर टॉप की यही तो बोला जाता है, टॉप की स्टार्टिंग के जो 4 है, वारंगल, सूरतकर, तिरुचि, इलाहाबाद, कैलीकट, एनआईटी कैलीकट, कैलीकट में भी आपका है। कैलीकट बोल लो या कोझिकोड बोल लो, कोझिकोड, ये 2 वर्ड है, ये भी आपका अच्छा है। एंड इसके बाद आपका एक वहां बहुत अच्छा है, ये सारी कॉलेजेस बहुत अच्छे। नागपुर है, हाँ रौरकेला, यस मैं रौरकेला बोल रहा था, रौरकेला। ये सारे कॉलेज बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस देखो बहुत अच्छे हैं। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे, मिलके करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया। अभी काम करते हैं, मैथ के सिलेबस की बात कर लेते हैं, मैथ के सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। कि सर अभी सिलेबस है क्या एक्चुअल में, कि सर हम 11th-12th पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे क्या क्या, इसकी बात आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, तो सिलेबस को ना बच्चे मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ टोटल। अगर मैं डिवाइड, ये जरूर लिखना, तो मैं टाइम दूंगा लिखने का, आराम से लिखिएगा। 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आता है बच्चे आपका अलजेब्रा आता है, क्या आता है बच्चे आपका अलजेब्रा। दूसरा होता है बच्चे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीसरा बच्चे आता है आपका कैलकुलस, कैलकुलस, ठीक है। और लास्ट जो एक पार्ट बचा आपका ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा पार्ट बच्चा बच्चों आपके, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट बचा। क्या क्या आया, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस स्पेलिंग लिख देते हैं अच्छे से, कैलकुलस, ये आपका तीसरा पार्ट आ गया, ठीक है। अब देखो अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो सबसे पहला चैप्टर आता है बच्चे, आता है बेसिक मैथमेटिक्स। पहला चैप्टर आता है बेसिक मैथ, ठीक है। बेसिक मैथ बोल लो या फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बोल लो, जो अभी हम पढ़ेंगे। अभी पहले हम 9th-10th का रिवाइज करेंगे, देन बच्चे हम बेसिक मैथ की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर आता है बच्चे आपका, पहले अलजेब्रा की बात कर लेते हैं, फिर इसकी बात, बाकी की बात करेंगे। दूसरा चैप्टर बच्चे आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नाम सुन के रखा होगा आपने कभी ना कभी। तीसरा बच्चे आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चे आपने एपी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, है ना। उसमें आगे और चीजें पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन सीरीज का समेशन आपका इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। फिर बच्चे आपका आता है अगला चैप्टर लॉगरिथम, मतलब लॉगरिथम पहले आना चाहिए, मैंने बाद में लिख दिया, एक्चुअली बेसिक मैथ के साथ ही लॉगरिथम आ जाता है आपका। फिर बच्चे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ये आपके लिए टोटली नया चैप्टर होगा, ठीक है। फिर आपका आता है पीएनसी, पीएनसी का मतलब क्या, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ये बच्चे आपका आता है अगला चैप्टर।
फिर होता है बच्चे आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने थोड़ा बहुत 9th-10th में पढ़ के रखा हुआ है। ये आ गया बच्चे आपका क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बाद बच्चे आपका आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट थोड़ा बहुत आपका एचएससी बोर्ड के बुक में ये चैप्टर है, एचएससी बोर्ड के बुक में वाला चैप्टर है। फिर आता है बच्चे आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस फिर बच्चे आपका आता है वेक्टर 3D, वेक्टर एंड 3D, ये आपका चैप्टर है। और एक चैप्टर होता है बच्चे फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा चैप्टर बच्चे आपका, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा में टोटल कितने चैप्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर अगर मैं आगे बढ़ू तो 8 9 10 11, ये टोटल जो चैप्टर्स आ गए बच्चे, ये आपके आ गए किसके, अलजेब्रा के चैप्टर आ गए। बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, लॉगरिथम, बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और कोई चैप्टर बचा क्या, नहीं, बस यही चैप्टर है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चे आता है आपका स्ट्रेट लाइन, फिर बच्चे आता है आपका सर्कल, फिर आता है बच्चे आपका पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, फिर इलिप्स, एंड यहां पे आपका आता है बच्चे आपका हाइपरबोला। ये जो 5 चैप्टर हैं ये आपके आते हैं किसके बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर। फिर बात करते हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री 1 आता है, ट्रिग्नोमेट्री 1। फिर बच्चे आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री 2, ट्रिग्नो 2। फिर इसमें एक चैप्टर आपका और आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और एक आता है आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका आता है आईटीएफ। अब बच्चे बात करते हैं कैलकुलस का। तो जो कैलकुलस का जो पोर्शन होता है ना बच्चे, ये हम 12th में पढ़ते हैं पूरा। ये कुछ चैप्टर आपके यहाँ पे जो मैंने बताया ना अलजेब्रा का, ये जरूरी नहीं कि हम केवल 11th में पढ़े। बहुत सारे टॉपिक जो होंगे आपका 11th में पढ़ेंगे, और बहुत सारे टॉपिक बच्चे आपका 12th में पढ़ेंगे। मैं भी आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से टॉपिक हम 11th में पढ़ेंगे और कौन कौन सा टॉपिक बच्चे आपका 12th में। सबसे जो पहला चैप्टर आता है बच्चे आपका आता है फंक्शन, फिर बच्चे आता है आपका लिमिट, लिमिट, फिर बच्चे आपके पास आता है क्वांटिटी, क्वांटिटी, फिर बच्चे इसमें चैप्टर होता है आपका डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। फिर बच्चे होता है आपका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर होगा बच्चा आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। और चैप्टर आते हैं इसके कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर आएगा बच्चे आपका एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। और कैलकुलस का लास्ट जो चैप्टर होता है बच्चे, वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बच्चे टोटल जो टॉपिक्स है ना, ये आपका ओवरऑल सिलेबस होता है। आप कहीं भी जाओ, एडवांस, मेंस, सीटी, ये सब जगह का जो कॉमन सिलेबस, ये आपका कॉमन सिलेबस होता है। अब मेंस के ना कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अलग से आते हैं, ये जो केवल आपका ना ये मेंस में आएगा, मेंस में एक्स्ट्रा चैप्टर होते हैं, वो होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये प्रॉपर मेंस का चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। फिर आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये प्रॉपर मेंस का चैप्टर है। और इसके बाद आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉपर आपका मेंस का चैप्टर है। और लास्ट में आता है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या होता है बच्चे आपका, लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक चैप्टर होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपका प्रॉपर मेंस का चैप्टर होता है। क्लियर? अब बात यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, किधर सिलेबस क्या है। अब बात करते हैं बच्चे हम 11th में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे 12th में। तो 11th के लिए सिंगल डैश, ठीक है, और 12th के लिए डबल डैश। ये 11th के लिए रहेगा और ये बच्चे आपका 12th के लिए। 11th का बेसिक मैथ 11th का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक 11th में पढ़ेंगे, सीक्वेंस सीरीज 11th में, लॉगरिथम 11th में, बाइनोमियल 11th में, पीएनसी 11th में, प्रोबेबिलिटी 11th में।
इसके बाद डिटर्मिनेंट 11th में, मैट्रिसेस 11th में, वेक्टर 3D 12th में, कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में। ये सारे किसके चैप्टर हो गए बच्चे आपके 12th के आगे। अब आ जाओ इधर, कोऑर्डिनेट 11th में, सर्कल 11th में, पैराबोला 12th, इलिप्स 12th, हाइपरबोला 12th। इसको कोनिक सेक्शन बोला जाता है। ये जो 3 चैप्टर है ना लास्ट के, इनको कोनिक सेक्शन बोला जाता है। फंक्शन 12th का चैप्टर है, लिमिट 12th, कॉन्टिन्यूटी 12th, डिफरेंशिएबिलिटी 12th, डिफरेंशिएशन 12th, इंडेफिनिट 12th, डेफिनेट इंटीग्रेशन 12th, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल 12th। ये जो मैंने लिखा ना, ये आपका ये जो कैलकुलस का मैंने ऐसे लिखा है लाइन बाय, ये इनका पैटर्न भी यही होता है कि सबसे पहले फंक्शन पढ़ते हैं, फिर लिमिट पढ़ते हैं, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंडेफिनिट पढ़ा जाता है, फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एरिया और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका चैप्टर होता है। 11th में ट्रिग्नोमेट्री आपका 11th का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री 2 11th का चैप्टर है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल 11th का, आईटीएफ 12th का चैप्टर। ये आपका ये डिवीजन है। और ये जो आपके बाकी के जो चैप्टर बच गए ना, ये जितने भी, ये सारे 12th में एक एक लेक्चर के चैप्टर्स होते हैं, तो ये आपका हम लोग 12th में पढ़ते हैं। समझ में आया? सिलेबस ये मैथ का सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका अलग रहेगा। क्या मैथ का सिलेबस क्लियर है? बताइए, समझा मैथ का सिलेबस अच्छे से? सिलेबस है ये जो हम आपका पढ़ेंगे, हर चैप्टर आपका 20-20 लेक्चर के आसपास जाता है, 10 to 20 लेक्चर ऑन एन एवरेज। ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, पर ऑन एन एवरेज आपका यही जाएगा। तो आप एक काम करिए, इस सिलेबस को कॉपी के पहले पेज पे लिख डालिए। जो मैथ की कॉपी रहेगी ना, उसमें सिलेबस को आप लिख डालो एक बार, जल्दी से एक बार लिख डालिए एक बार। एक चैप्टर में यहाँ पे भूल गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन के बाद, डिफरेंशिएशन के बाद एक चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये आपका 12th का चैप्टर होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th का चैप्टर होता है। इसके अंदर हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं, टेंजेंट नॉर्मल, फिर अप्रोक्सीमेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत सारे चैप्टर। जब आएगा तब पढ़ेंगे, अभी के लिए तो केवल आप इस सिलेबस को पूरा अच्छे से लिख लीजिए, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपका और चीजें डिस्कस करते हैं एक बार आप लोगों से, ठीक है? लिख डालिए एक बार सिलेबस बच्चों, आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं रहेगी। लिखिए, हो जाए तो डन लिख देना, हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। ठीक है, लिख डालो एक बार। हाँ पहले एक बार इसको लिख लो, फिर अगला पेज करेंगे बच्चे। पहले एक बार पूरा एक बार लिख लो, बाकी लोग है ना, लिख लेने दो, सबको लिख लेने दो, फिर अगला पेज करते हैं, ठीक है? एक बार लिख लेने दो सभी को।
डन। बाकी का हुआ बच्चे, आराम से लिखिए। सीक्वेंस एंड सीरीज कैन सर कैन आई नो द प्रॉपर स्पेलिंग ऑफ नेक्स्ट टू द सीक्वेंस। लॉगरिथम, LOGARITHM, लॉगरिथम। किसी भी स्पेलिंग में दिक्कत होगा बता देना, किसी को स्पेलिंग में दिक्कत होगा तो बता देना, मैंने थोड़ा वैसे लिखा है, लेक्चर के टाइम अच्छे से लिखेंगे। किसी को किसी भी चैप्टर में स्पेलिंग दिक्कत होगी तो मुझे एक बार जरूर बता देना, मैं आपको करेक्ट बता दूंगा। लिख लिया सभी ने बच्चों? डन। किसी का बचा तो वेट, नहीं तो अगला पेज करेंगे बच्चे। सभी का हो गया? डन। डन बच्चों, ठीक है। चलिए ये लीजिए, अगला पेज लिख डालिए। ये प्रॉपर मेंस का चैप्टर होता है बच्चों, ये मेंस सीटी में प्रॉपर का होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, अभी डिस्कस करते हैं एक दो बार। आप लिख लीजिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, एरिया अंडर कर्व, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डन। आराम से लिखिए बच्चों, कोई टेंशन नहीं। डिफरेंस तो आप लोगों को काफी को समझ में आ गया होगा कि सर MSCT क्या होता है, IIT क्या होता है ना। इसके बाद मेंस क्या होता है, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको भी समझ में आई होगी। लेक्चर से आपको और अच्छी चीजें समझ में आई होगी कि हाँ सर एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से चीजें चलती है, किस तरीके से हमको पढ़ाई करना है ना। आप पहले बता दे रहा हूँ बच्चे, 11th-12th की पढ़ाई को 10th के साथ कंपेयर मत करना। 11th-12th की पढ़ाई टोटली डिफरेंट होती है अप टू 10th तक। 10th तक आप एक दो दिन पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 11th-12th में मुझे रेगुलर होना पड़ता है, डेली पढ़ाई करनी पड़ती है। ये दिमाग में बैठा लो कि आपको बच्चे डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा कि बच्चे हम लोगों को ना डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। लिख लिया सभी ने बच्चों? डन। सभी का हो गया? चलिए सभी का मेरे हिसाब से हो गया। अब इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम, जैसे एक होता है बिट्स, बिट्स सेट का एग्जाम होता है। बिट्स सेट मतलब क्या, ये जो बिट्स अलग जो बिरला इंस्टीट्यूट वाला है ना, वो अलग से आपका एग्जाम लेता है, जिसके थ्रू आपको तीन चार कॉलेजेस हैं। बिट्स पिलानी है, ठीक है, ये आपका राजस्थान में पिलानी। फिर आपका बिट्स गोवा है, एंड बिट्स हैदराबाद है। ये आपके तीन कॉलेजेस बिट्स पिलानी के थ्रू भी मिलते हैं। ये आपका अलग एग्जाम है, ये प्राइवेट एग्जाम होता है, ठीक है। ये आपका तीन, ये जो अलग एग्जाम हो गए ना, इसके अलावा ये और अलग से आपका एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपको देना पड़ता। अगर आपको मन हो
तो आप दोगे, मन नहीं है तो आपके ऊपर रहता है। और किसी को कोई डाउट, अब आप डाउट पूछो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, ठीक है। मैं आवाज एक बार ऑन कर देता हूँ, किसी को कोई भी डाउट हो ना, अगर बोल के बोलना हो तो बोल के पूछ सकते हो, और अगर ऐसी पूछना है तो आप डाउट पूछ सकते हो। अभी तक अब मेरे को जितना बताना था मैंने आपको आज बता दिया। किसी को अब जनरल डाउट हो तो बताओ, कोई भी डाउट कि सर क्या करते हैं, कैसे क्या पढ़ाई कैसे करनी है, ये सारी कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं यार, बताइए, बोलो। किसी को कोई डाउट नहीं है क्या बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? अरे डाउट तो आना चाहिए यार। अरे वाह यार, मैंने इतना अच्छा समझा दिया क्या? किसी को कोई डाउट ही नहीं आ रहा है। वेरी गुड। पक्का किसी को नहीं है डाउट? अरे कुछ तो होगा यार, लास्ट ईयर वाले तो बहुत परेशान किए थे। सही है, किसी को कोई डाउट नहीं है यार। चलिए अच्छी बात है, अगर डाउट नहीं है तो डाउट वैसे आते रहने चाहिए। कोई डाउट रहेगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर पढ़ाई कैसे, क्या क्या चीजें क्या करनी है। शेड्यूल बनाइए। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आप प्रॉपर ना शेड्यूल बनाना, कि सर मैं इतने टाइम से इतने के बीच ये करूंगा, और उस शेड्यूल को ना फॉलो करने की कोशिश करना। अगर हम शेड्यूल बनाते हैं और उस शेड्यूल को अगर हम 90% भी फॉलो कर लेना तो आपका बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे सर आपका लेक्चर का टाइमिंग आपको मालूम है, तो आप लेक्चर करिए। लेक्चर करने के बाद जो बचा हुआ टाइम है कि सर इस टाइम पे मैं ये पढ़ूंगा, मैं इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, तो ये सारे शेड्यूल्स आपको, आज तो कुछ नहीं है, आज तो आपके लिए कोई होमवर्क वगैरह नहीं रहेगा, कल से आपको देंगे होमवर्क, ठीक है। कल से हम ना 9-10 की चीजें रिवाइज करेंगे, जितनी भी 9-10 की चीजें हैं जो आपको दिक्कत करती है, तो आप मुझे एक बार स्पेशली बता भी देना कि सर मुझे ये चैप्टर में प्रॉब्लम था, मुझे इस चैप्टर में दिक्कत था, तो आप वो चैप्टर्स भी बता दोगे ना, तो उस चैप्टर को भी हम अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि जरूरी है 9-10 की चीजें आपको आना, कैलकुलेशन तेज करना। हाँ, एक काम है आपके लिए आज, आपको ना स्क्वायर याद करना है 30 तक। आपको टेबल्स कितने तक याद है? टेबल्स कितने तक याद है बताओ? टेबल्स याद है? टेबल्स याद है? 15, 30, ओके। तो आप काम करना, एटलीस्ट मिनिमम 30 तक का तो टेबल याद कर लो, मिनिमम 25 भी चलेगा, 20 तक तो याद ही कर लो यार, मिनिमम 20 तक का तो टेबल याद कर लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब बार बार यूज आएगा। स्क्वायर याद कर लो, 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, ये पूरा 1 से लेके 30 तक का पूरा ना स्क्वायर याद कर लो, मैं बोलूं और आपको पता होना चाहिए। तो ये स्क्वायर, हाँ 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, 10 तक का क्यूब याद कर लो। इससे आपका ना जो कैलकुलेशन होगा ना वो आपका इजी जाएगा, कैलकुलेशन क्या जाएगा आपका, इजी होगा, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, है ना। कल आगे, आज जल्दी छोड़ दे रहे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर 1.5 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, आज हो गया जितना भी मुझे बताना था। कल से इसके बाद हम प्रॉपर आपका जो भी चालू करेंगे, 9-10 का पहले रिवीजन कराएंगे, एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, 11-12 का पढ़ना चालू करेंगे। क्लियर? समझ गए बच्चों? ठीक है, चलो बाय बाय, जा सकते हो आप लोग, है ना। मुझे मैसेज कर देना, सभी लोग अपना नाम मैसेज कर दीजिएगा, नाम और कहां से हो ये जरूर मैसेज कर देना आप लोग सभी लोग, ठीक है। पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, ग्रुप में मत करना, मुझे पर्सनली आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। और लीजिएगा 11th, नया 11th लिख दीजिएगा, बस 11th करके लिख देना, नाम कहां से हो और नीचे 11th लिख देना, ये जरूर लिख देना, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, और आप लोग भी नंबर सेव कर लीजिएगा, जिससे आपको बाद में कभी भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, जा सकते हो, थैंक यू, बाय बाय।